Good morning, students. Today I will teach you your political science chapter 3rd, Constitutional Design. This chapter first part is dictated by the CBSE board. CBSE ने इसका फर्स्ट पार्ट जो है जिसमें कि साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में दिया गया है वो सरकार CBSE बोर्ड ने क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। इसलिए हमें इसका जो आगे का पोर्शन है ये है आपका मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमें रीड करना है और इसी के हमें क्वेश्चन आंसर वगैरह करने हैं। तो ये आपका है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है बच्चों? कॉन्स्टिट्यूशन एक जो है सेट है रूल्स का जिसके अकॉर्डिंग किसी भी देश की सरकार जो है चलती है। मान लीजिए कोई क्राइम करता है तो क्राइम के लिए उसको क्या दंड दिया जाना है वो एक आपकी कॉन्स्टिट्यूशन नाम की बुक में लिखा हुआ है सब कुछ। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अकॉर्डिंग सारी रूल रेगुलेशन जो है गवर्नमेंट चलाती है। गवर्नमेंट को किस तरह से रन करना है, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके क्या पावर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या पावर्स हैं, वो सब आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलता है। क्योंकि हमारा जो देश है वो बहुत ज़्यादा विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है। अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग धर्म हैं, तो उनको जो है बिना कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे देश को चलाना बहुत ही मुश्किल काम था। तो जब भारत आज़ाद हुआ तभी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ड्राफ्ट किया गया, बनाया गया। और फिर ये आप जानते ही हैं कि 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट कर लिया था, यानी कि देश के लिए वो लागू हो गया था, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर। लाइक साउथ अफ्रीका, इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन वाज आल्सो ड्रॉन अप अंडर वेरी हार्ड सर्कमस्टेंसेस। साउथ अफ्रीका की तरह ही भारत का जो संविधान था वह भी बहुत ही कठिन परिस्थितियों में बनाया गया था, ड्रॉन किया गया था। द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वाज नॉट ईजी अफेयर। एक बहुत बड़ी, एक ह्यूज बहुत विशाल और डाइवर्स क्या होता है बच्चों? अलग अलग, जहाँ पर मैंने अभी आपको बताया अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग प्रदेश की जो है अलग अलग कल्चर है, अलग खाना है, अलग जातियां हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है दुनिया में। इस तरह की डाइवर्सिटी, इस तरह की विभिन्नता कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगी जहाँ पर जैसा कि भारत में है। तो भारत जैसे विभिन्नताओं से भरे हुए देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जो है वो आसान काम नहीं था। At that time, the people of India were emerging from the status of subject to that of citizen। और उस समय पर जो भारत के लोग थे वो क्या थे? वो सिटीजन, अब जो है प्रजा से वो सिटीजन बन गए थे। प्रजा मतलब पहले किसका शासन था भारत पर? अंग्रेज़ों का था। और अंग्रेज जो अपनी मर्जी से शासन चलाते थे। फिर भारत को आज़ादी मिली तो अब वो सिटीजन बन गए थे। सिटीजन क्या होते हैं? नागरिक, जिनको कि अधिकार प्राप्त होते हैं और उनके कुछ कर्तव्य भी होते हैं। द कंट्री वाज बोर्न थ्रू ए पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। और कंट्री जो है वो बनी थी या पैदा हुई थी कब से? पार्टीशन हुआ था। भारत जब आज़ाद हुआ तो उसी समय पार्टीशन हुआ था, है ना। तो बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस, ये रिलीजियस डिफरेंसेस के आधार पर ही बना था कि हिंदू जो हैं वो किस में रहेंगे? भारत में रहेंगे, और जो मोमडन है मुसलमान जो है वो पाकिस्तान में रहेंगे। तो इस तरह से जो है पार्टीशन हुआ था रिलीजियस डिफरेंसेस के आधार पर, धार्मिक विभिन्नताओं के आधार पर जो है पार्टीशन हुआ था। दिस वाज ए सैड एक्सपीरियंस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये बहुत ही बुरा अनुभव था भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए। At least 10 lakh people were killed on both sides of the border in partition related violence। और लगभग जो है 10 लाख लोग जो है वो मारे गए थे दोनों ही साइड के, जब बॉर्डर पर पार्टीशन हुआ था और वहाँ पर जो वायलेंस हुई थी, जो हिंसा हुई थी। There was another problem, एक और समस्या भी थी। The British had left it to the rulers of the princely state to decide
whether they wish to merge with India or with Pakistan or remain independent. जो भारत में अंग्रेज जो शासन करते थे वो ये कह कर के गए लोगों को, जो प्रिंसली स्टेट थे यानी कि यहाँ पर अलग अलग जो राज्य थे उनके जो राजा वगैरह थे उस समय पर, तो अलग अलग को वो ये कह के गए कि या तो आप अलग जितने भी स्टेट थे कि या तो आप अपनी मर्ज़ी से भारत का हिस्सा बन जाओ या आप पाकिस्तान का हिस्सा बन जाओ या आप इंडिपेंडेंट बन जाओ, आपकी मर्ज़ी है। अब ये बहुत बड़ी चुनौती थी भारत के लिए। हाँ, इंडिपेंडेंट द मर्जर ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट वाज ए डिफ़िकल्ट एंड क्रूशियल टास्क। और इन स्टेट प्रिंसली यानी कि राज्यों को एक जगह पर बनाना, एक जगह पर मर्ज करना, मिलाना जो था वो एक बहुत ही कठिन टास्क था, वर्क था। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन, और जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, फ्यूचर ऑफ द कंट्री डिड नॉट लुक एज सिक्योर एज इट टूडे। जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तो उस समय देश का जो भविष्य था वो इतना सुरक्षित नहीं था जितना आज दिखाई देता है। द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड एंजाइटीज अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे, बनाने वाले थे, उनके मन में जो है बहुत सारी परेशानियां थी, किसको लेकर के, वर्तमान को लेकर के भी और फ्यूचर को लेकर के भी। मतलब कहने का मीन्स ये है कि जब अंग्रेज गए तो पहले अंग्रेज शासन करते थे, भारत वालों को बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था शासन करने का, तो उस समय पर शासन कैसे चलाना है और आगे फ्यूचर क्या होगा कंट्री का, तो ये एक बहुत बड़ी जो है प्रॉब्लम थी। Despite all these difficulties, there was one big benefit for the maker of the Indian। इन सारी परेशानियों के बावजूद एक बहुत बड़ा लाभ भी था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के लिए। Unlike South Africa, they did not have to create a conscience अबाउट व्हाट ए डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लुक लाइक, कि जो डेमोक्रेटिक इंडिया है वो कैसे दिखाई देगी, इसको लेकर के उनके लिए कोई भी मन में डाउट नहीं था। मच ऑफ दिस कॉन्शियंस हैज़ इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, क्योंकि ये जो समस्या थी ये फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान ही जो है ये क्लियर हो गया था। आवर नेशनल मूवमेंट वाज नॉट जस्ट ए स्ट्रगल अगेंस्ट ए फॉरेन रूल। हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो सिर्फ एक संघर्ष ही नहीं था अंग्रेजी रूल के खिलाफ, बल्कि क्या था, इट आल्सो टू स्ट्रगल टू रिजनरेट आवर कंट्री एंड चांस आवर सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। ये एक स्ट्रगल था अपनी कंट्री को दोबारा से बनाने का, दोबारा से उसको क्रिएट करने का, एंड टू चांस आवर सोसाइटी और पॉलिटिक्स, अपनी पॉलिटिक्स और सोसाइटी को भी जो है नया रूप देने का। There were some differences of opinion within the freedom struggle about the path India should take after independence। यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंसेस थे ओपिनियन में, विचारधाराओं में, विद इन द फ्रीडम स्ट्रगल के समय पर, अबाउट द पाथ इंडिया शुड टेक आफ्टर डिपेंडेंट, की आज़ादी के बाद भारत जो है वो किस रास्ते पर चलेगा। सच डिफरेंसेस एग्जिस्ट इवन टुडे, हालांकि इस तरह के जो डिफरेंसेस है, विभिन्नताएं हैं, वो अब ख़त्म हो चुकी हैं। येट ए न्यू बेसिक आइडियाज़ हैड कम टू बी एक्सेप्टेड बाय ऑलमोस्ट एवरीवन, और एक बेसिक आइडिया जो है वो सभी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। As far back as in 1928, Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India। अब हमें थोड़ा पीछे से मतलब जो जाना होगा, है ना। 1928 में मोतीलाल नेहरू और जो 8 कांग्रेस के लीडर्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था भारत के लिए। इन 1931 द रिजोल्यूशन एट द कराची सेशन ऑफ द Indian National Congress dwelt on how independent India Constitution should look like। और जो 1931 में जो कराची में अधिवेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें ही ये डिस्कस कर लिया गया था कि आज़ाद भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। Both these documents were committed to the inclusions of universal adult franchise, right to freedom, equality and to protecting the right of minority in the constitution of the independent India। उसी टाइम पर जो है ये कर लिया गया था, डॉक्यूमेंट्स वर कमिटेड, ये कमिटेड कर ली गई थी, मतलब इस बात पर जो है डिस्कस हो गया था
कि उसमें हम इंक्लूजन क्या करेंगे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होगी हमारे देश में, लोगों को जो है राइट टू फ्रीडम होगा, यानी कि आज़ादी का अधिकार होगा और समानता का, है ना, सभी लोग जो हैं वो समान होंगे और आज़ाद होंगे। एंड टू, और जो माइनॉरिटी है यानी कि जो जातियाँ माइनॉरिटी में हैं, कल अल्पसंख्यक हैं, उनको अलग से प्रोटेक्ट किया जाएगा, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के, आज़ाद भारत के। Thus, basic values were accepted by the all leaders quite before the Constituent Assembly met to deliberate on the Constitution. The familiarity with political institution of colonial rule also had to develop an agreement over the institutional design. दस बेसिक वैल्यू वर एक्सेप्टेड, जो बेसिक वैल्यूज़ थी वो एक्सेप्ट कर ली गई थी, स्वीकार कर ली गई थी सभी लीडर के द्वारा, मतलब उनके आपस में सहमति थी कि, और बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से पहले ही सभी लीडर ने अपने अपने पॉइंट जो है वो क्लियर कर लिए थे, यानी कि आपस में उन्होंने डिस्कस कर लिया था कि उन्हें जो है कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से ड्रॉ करना है। द फैमिलियरिटी विद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉलोनियल रूल आल्सो हैप्ड। अब उस समय जो शासन चल रहा था अंग्रेज़ों का, उससे भी कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन करने में उनको बहुत ज़्यादा सहायता मिली। ब्रिटिश रूल हैड प्रोवाइडेड वोटिंग राइट ओनली टू ए फ्यू। ब्रिटिश शासन के दौरान तो सिर्फ कुछ ही लोगों को वोट डालने का अधिकार था। On that basis the British had introduced very weak legislature। इसी कारण से ब्रिटिश ने बहुत ही विधायिका जो थी वहाँ की वो बहुत ही कमज़ोर थी उस समय की, क्योंकि वो तो अपनी मर्जी से कुछ ही लोगों को जो उनका फेवर किया करते थे उन्हीं को जो है शासन में मतलब जो पार्टिसिपेट करने देते थे। हाँ, इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1937 टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एडमिनिस्ट्रेट ऑल ओवर द ब्रिटिश इंडिया। जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था तो उस समय पर 1937 में इलेक्शन कराए गए थे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए। प्रोविंशियल यानी कि स्टेट के शासन करने के लिए जो है वो इलेक्शन कराए गए थे और मिनिस्टर ऑल ओवर द ब्रिटिश इंडिया। दीज वर नॉट फुली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, लेकिन ये पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी। बट द एक्सपीरियंस एक्वायर्ड बाय इंडियंस इज द वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेटिव institutions proved to be very useful for the country. It's setting up its own institution and working in them। लेकिन उस समय पर जो भारत के लोग थे, जिस तरह का उनको ये जो एक्सपीरियंस हुआ, उन्होंने वहाँ पर भारतीयों को जो एक्सपीरियंस हुआ उससे उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में जो है कि कैसे उन्हें संस्थाओं को चलाना है वो जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल हुआ। किसके लिए? भारतीय लोगों के लिए। सेटिंग अप इट्स ओन इंस्टीट्यूशन एंड वर्किंग इन दैम, कि किस तरह से वर्क किया जाएगा। दैट इज़ वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड सेवरल इंस्टीट्यूशन डिटेल्स एंड प्रोड्यूसर्स फ्रॉम कॉलोनियल लॉज लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसी कारण से भारतीय संविधान ने अडॉप्ट किया, ग्रहण किया कुछ इंस्टीट्यूशन जो है, कुछ उसके जो रूल्स हैं, डिटेल्स हैं, वो उन्होंने वहाँ से भी प्राप्त किए, ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी, एंड प्रोसीड्यूसर्स फ्रॉम द कॉलोनियल लॉ, और जो उस समय पर उपनिवेशिक जो कानून थे जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, वो भी उन्होंने अपने इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। ईयर्स ऑफ थिंकिंग एंड डेलिब्रेशन ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड अनदर बेनिफिट। जो कई सालों तक जो थिंकिंग रही और फ्रेमवर्क जो है वो चलता रहा कि किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें बनाना है, उससे भी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में दूसरा बेनिफिट मिला। आवर लीडर गेन्ड कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज़। हमारे जो लीडर्स थे, जो नेता थे, उन्होंने उनमें जो है विश्वास उन्हें प्राप्त हुआ किस चीज़ को, टू लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज़, उन्होंने दूसरे देशों से भी सीखा। बट इन आवर ओन टर्म्स, लेकिन उस हालात में कि हमारे देश पर वो टर्म्स जो हैं सही होंगे या नहीं। सेवरल ऑफ आवर लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियल ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। हमारे कुछ लीडर जो थे वो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, उससे भी इंस्पायर्ड हुए थे। द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन, ब्रिटेन से उन्होंने क्या लिया? प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी उन्होंने ब्रिटेन से लिया। बिल ऑफ राइट इन द यूएस, और यूएस से उन्होंने कौन सा रूल लिया? बिल ऑफ राइट्स।
द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रसिया हैड इंस्पायर्ड सेवरल इंडियंस टू थिंक ए shaping a system based on social and economic equality। और जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ रसिया में, जो क्रांति हुई थी समाजवाद को लेकर के, उससे भी कुछ इंडियन जो है वो इंस्पायर हुए थे अपने देश के सिस्टम को एक शेप देने के लिए, सोशल और इकोनॉमिक एकता को क्या देने के लिए, शेप देने के लिए।